अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम एक्सरसाइज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिमेनिंग हमारे रह गए थे वो देखेंगे। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरी का कंप्लीट पोर्शन इन डिटेल स्टडी किया जिसमें हमने हर पहलू पर बात की। आज हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है वो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो रिगार्डिंग कन्वेयंस हैं, और फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी देखेंगे कि चैप्टर में किस तरह से सवालात जो है रेज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 27 क्वेश्चन पार्ट नंबर ए, जिसमें वो सवाल कर रहा है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी। इस तरह का क्वेश्चन आपने एक दो दफ़ा पहले भी किया है कि आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना था डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके। तो अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कह रहा है कि CH3 CH2 CH2OH ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अगर आप रिकग्नाइज करें तो इसमें OH का ग्रुप इस क्लास को अल्कोहल का नेम दे रहा है, यानी आपके पास अल्कोहल है स्टार्टिंग और उसमें आपने क्या डालना है PCl5 और ए प्रोडक्ट बनानी है। जो ए प्रोडक्ट बनेगी उसका आपने नेम लिखना है और उसका स्ट्रक्चर मेंशन करना है। फिर जो ए प्रोडक्ट आपके पास आएगी उसमें आप सोडियम विद ईथर की प्रेजेंस में आप जो है उस सेक्शन को प्रोसीड करेंगे और बी प्रोडक्ट बनाएंगे और उसका भी नेम और स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब ये चीज़ आपने इस चैप्टर के अंदर PCl5 का यूज़ नहीं पढ़ा, ना ही सोडियम विद ईथर का यूज़ पढ़ा है, लेकिन हमने सोडियम विद ईथर का इस्तेमाल पीछे भी किसी कन्वेयन में स्टडी किया था इन डिटेल। मजीद आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इन दोनों को वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करोगे। अभी जस्ट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे ये अल्कोहल, और अल्कोहल में आप क्या डालेंगे जी PCl5। अब PCl5 बेसिकली हेलोजिनेशन करवाती है कंपाउंड की और अल्काइल हैलाइड बनाने में इस्तेमाल होता है ये कंपाउंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब क्या होगा कि ये जो OH का ग्रुप है आपके अल्कोहल में ये रिप्लेस हो जाता है PCl5 के एक क्लोरो ग्रुप से। तो जब यहाँ पे क्लोरो लग जाएगा तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यानी सारा का सारा काम कहाँ पर परफॉर्म हुआ, OH ग्रुप रिप्लेस हो गया क्लोरो ग्रुप से। तो जो आपके पास ए प्रोडक्ट हासिल हो रही है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल चेन पर मुश्तमिल अल्काइल हैलाइड है और फर्स्ट कार्बन पर आपके क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे 1 यानी हाइफन क्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारी ए प्रोडक्ट का आपके पास स्ट्रक्चर आ गया और ये उसका नेम आ गया, यानी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ए प्रोडक्ट में क्या हमारे पास गेन हुआ है। तो अल्काइल हाइलाइड की क्लास हमने हासिल की। जो 7 रिमेनिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपके पास क्योंकि यहाँ से OH का ग्रुप रिमूव हो जाता है तो फास्फोरस ऑक्सीजन को लेकर 3 Cl के ग्रुप्स को लेकर बनाता है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब पीछे हमारा एक Cl रह गया है PCl5 की तरफ से और OH में से हाइड्रोजन रह गई है, तो वो H और Cl मिलकर क्या बना देते हैं HCl। तो इस तरह से ए प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस ए प्रोडक्ट पर जाकर स्टेप रुकता नहीं है, इसमें आगे आपने सोडियम विद ईथर डालकर बी प्रोडक्ट गेन करनी है। तो आप इसी को लेंगे, ये अल्काइल हैलाइड है और उसमें डालेंगे 2 सोडियम अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन डिमांड, और ईथर की मौजूदगी में ये काम होगा। तो ये चीज़ आपने पहले भी कन्वेयन में देखी थी कि जब भी सोडियम मेटल का इस्तेमाल होता है किसी अल्काइल हैलाइड के साथ ईथर की मौजूदगी में, तो ऐसे रिएक्शन को वुर्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। और वुर्ट्ज रिएक्शन में हमेशा अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और 2 ही सोडियम का इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा, ये कैसे काम करेगा कि यहाँ से जो क्लोरो ग्रुप है एक मॉलिक्यूल का एक क्लोरो और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा जो क्लोरो ग्रुप है वो दोनों सोडियम के साथ मिलकर रिस्पेक्टिव साल्ट के 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे 2NaCl की सूरत में। अब पीछे जो एक मॉलिक्यूल की ये जो कार्बन और क्लोरो का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके पास आ गया था इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल की भी इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो ये दोनों आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं आप अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक बॉन्ड डेवलप करके जो है एक चेन डेवलप कर देते हैं, जिसकी सूरत में हमें सिमेट्रिकल अल्केन्स हासिल होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन थी तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी 3 कार्बन थी, तो ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल 2 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़े तो 6 कार्बन कंटेनिंग चेन विद सिंगल बॉन्ड डेवलप हुई, जिसे हम क्या कहते हैं
हेक्सेन। सो हमारी बी प्रोडक्ट क्या बनेगी? हेक्सेन, और ये एक अल्केन है। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है बना सकते हैं। तो ये था आइडेंटिफाई करने का वे कि आपको कोई रिएजेंट बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ए और बी डिफरेंट रिएजेंट्स देकर आपसे डिमांड किया जाए तो आप बना सकते हैं। बेसिकली ये सारा काम प्रोसेसेस का है जो आप डिफरेंट सूरतों में पीछे रिएक्शंस की सूरत में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया हमारा। इसका बी पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वेयंस, कि आपने कन्वेयन कैसे करनी है। इसके कोई 5 पार्ट्स हम पहले थे टोटल, जिसमें से हम 4 कर चुके हैं और ये थर्ड वाला रहता है। इसमें वो कह रहा है कि आपने ईथेन से मीथेन बनाना है। यानी अब आप अगर गौर करें तो क्लास के एतबार से आप अल्केन से अल्केन में ही जाएंगे, लेकिन आपके पास ईथेन स्टार्टिंग है जिसमें 2 कार्बन पर मुश्तमिल ये स्ट्रक्चर है, और जो फाइनल आपकी प्रोडक्ट क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो है मीथेन जिसमें 1 कार्बन है। तो आपने सोचना है कि आपने 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाना है, यानी कार्बन नंबर की रिडक्शन, उसमें कमी रिक्वायर्ड है। तो हमें कोई ऐसा प्रोसेस लेना है जिसमें कार्बन का जो नंबर है इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो। और अगर आप निगाह उड़ाएं तो आपने अल्केन बनानी है। तो अल्केन बनाने के अपने मेथड्स पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर, और 5 मेथड्स थे, जिसमें से आपको अगर मैं याद करवाऊं थर्ड मेथड जो कि डी कार्बोक्सिलेशन पर मुश्तमिल था, जो कि डी कार्बोक्सिलेशन पर मुश्तमिल था, तो उसके 2 जरिए होते थे। या तो आप सोडा लाइम का इस्तेमाल करते थे या आप कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को अडॉप्ट करते थे। कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ करता था, जबकि सोडा लाइम का इस्तेमाल करते थे तो हमारे पास कार्बन नंबर में कमी आ जाती थी। बनती तो दोनों मेथड्स में अल्केन थी, लेकिन एक कार्बन नंबर के इंक्रीज के साथ बनती थी और दूसरे में कार्बन नंबर डिक्रीज होता था। तो यहाँ से हमने ये जो अपना एसेस कर लिया कि हमें डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करना है ताकि हम कार्बन नंबर को कम कर पाएं। और डी कार्बोक्सिलेशन अल्केन पे तो नहीं लगती, उसके लिए साल्ट ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जरूरत होती है। तो जब हमें सबसे पहला टास्क हमारा क्या है जो हम सोच में लाएंगे कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, वो भी अल्केन से। तो अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी हमारा मकसद, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें तो हम बड़े ही आराम के साथ डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस फॉलो करके मीथेन को हासिल कर पाएंगे कार्बन नंबर कम के साथ। अल्केन भी बन जाएगी और साथ ही साथ कार्बन नंबर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे वो हम लेंगे जी इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इथेन में सबसे पहल हम करवाएंगे इसकी हैलोजिनेशन। जब भी किसी अल्केन की हैलोजिनेशन करवाई जाती है तो सनलाइट की मौजूदगी में ये काम होता है और ये सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस पर ये फॉल करता है और ये प्रोसीड करेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी एक Cl के साथ और क्या बनाएगी प्रोडक्ट में ACl। अब वहां पर जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुई वहां आकर लग जाएगा क्लोरो ग्रुप। तो अब आपने पहले स्टेप के अंदर बनाया है अल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड, हैलोजिनेशन को फॉलो किया। हैलोजिनेशन का मकसद क्यों है? क्योंकि उसी से हम आगे जाके जो है फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट से होते हुए हम एसिड बना लेंगे। तो अब अपने फर्स्ट स्टेप में हैलोजिनेशन को जो है प्रोसीड किया, उससे जो हमारी प्रोडक्ट आई ये जो 2 कार्बन पर मुश्तमिल का अल्काइल हैलाइड, उसको अब दोबारा ले लेंगे क्योंकि हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो हर प्रोडक्ट नेक्स्ट में जाकर रिएक्टेंट बन जाती है। तो आप इसको लेंगे और इसमें आप डालेंगे सेकेंड जो रिएजेंट डालेंगे वो है एक्वस KOH। अभी तक आप डी हाइड्रोहैलोजिनेशन के अमल में अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते रहे थे। अल्कोहलिक KOH जब भी यूज होती है तो आपके पास डिफरेंट जो है बॉन्ड्स डेवलप होते हैं। और एक्वस KOH में क्या आपके पास चेंज है अल्कोहलिक की निस्बत? एक्वस KOH जब भी हम यूज करेंगे तो ये आपके हैलोजन के ग्रुप को रिप्लेस कर देगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। सो यहाँ हमारा मकसद यही है कि हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल हासिल कर लें और उसको फिर ऑक्सीडाइज करके हम एसिड बना लेंगे। तो आपने इसमें एक्वस KOH डालना है, ये आपने याद रखना है अल्कोहलिक और एक्वस KOH का फर्क। एक्वस KOH डालने से क्या होगा कि ये पोटाशियम क्लोरो ग्रुप को लेकर क्या बना देगा KCl। अब पीछे क्लोरो को ग्रुप को रिप्लेस किसने कर लिया? OH ग्रुप ने। तो हमारे पास एक्वस KOH के इस्तेमाल से हमने अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदल लिया है और अब बहुत आसानी के साथ हम अपने मकसद की तरफ जो है रवा दवा होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक ट्रेन पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि अल्केन को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो वो आपके पास
बना देती है आपके पास रिस्पेक्टिव अल्कोहल। और अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो हम उससे जो है फर्दर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फर्दर हम एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसी जो है अल्कोहल को लेंगे CH3CH2OH और इसमें डालेंगे जी नेसेंट ऑक्सीजन, यानी इसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे। और ये ऑक्सीडेशन इसका फाइनल हमें रिजल्ट देगी कॉपर की मौजूदगी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ 200 ATM प्रेशर पर। क्या होगा कि ये जो अल्कोहल है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है CH3COOH। मुतल्लिका जितनी भी कार्बन वाला अल्कोहल होगा उतनी ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है पहले, और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्योंकि कन्वेयन पढ़ रहे हैं तो हम इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ये जो एसिड है डी कार्बोक्सिलेट, आपने तीसरा काम ऑक्सीडेशन भी कर लिया। आपने फर्स्ट स्टेप में हैलोजिनेशन की, सेकंड स्टेप के अंदर एक्वस स्क्वेज का इस्तेमाल करके अल्कोहल हासिल की, थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन से आपने एसिड हासिल कर लिया। और एसिड हमें एज इट इज नहीं चाहिए, हमें उसका साल्ट चाहिए ताकि हम डी कार्बोक्सिलेशन कर सकें। तो आप इसी जो एसिड को लेंगे उसमें NaOH डालेंगे, आपके पास बेस, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बना देगा। यानी यहां से आपके पास H और OH मिलकर वाटर बनाएंगे, और इस हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा? सोडियम। तो ये जो अब आपके पास सामने आ रहा है ये साल्ट ऑफ एन एसिड है, जिसे आप फर्दर डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं विद दी लाइम और हीट करते हैं, तो ये सारा ग्रुप उतर जाएगा। 2 सोडियम और 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलकर ये कलेक्टिवली क्या बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट। यानी ये शो कर रहे हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। और सेकेंडली जो आपके पास ये हाइड्रोजन थी ये आपके पास कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाती है, और इस तरह से आपके पास CH4 मीथेन डेवलप होती है। यानी आपने डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरते हुए अपना मकसद अल्केन भी हासिल कर ली और उसका कार्बन नंबर भी रिड्यूस कर लिया। ये तमाम प्रोसेसेस आप तभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब आपको रिएक्शंस का पता हो, आपकी रिएक्शंस पर प्रैक्टिस हो, ग्रिप हो, तो आप डिफरेंट रिएक्शंस को डिफरेंट फॉर्म में जो कर सकते हैं। अब कन्वेयन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप डिफरेंट वे से उसे प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं। सो इस तरह से आप ये जो है कन्वेयन कर सकते हैं, और यही कन्वेयंस आपकी पेपर में आती भी हैं और इम्पॉर्टेंट है। अब मजीद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। अ कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एक्सेस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट अ न्यू कंपाउंड C4H10 is formed. When C4H6 is treated with the ammonical silver nitrate, a white precipitate is formed. What is the structural formula of the given compound? तो वो आपसे 2 सिचुएशंस पूछ रहा है। एक सिचुएशन में ये जो कंपाउंड है हमारा C4H6, उसको में जब एक्सेस हाइड्रोजन दे दी जाती है निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये कंपाउंड बनाता है C4H10। लेकिन जब इसी C4H6 को हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बना देता है। तो वो क्वेश्चन में आपसे डिमांड कर रहा है कि आप बताएं कि क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो सकता है इस गिवन कंपाउंड का इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप अगर देखें तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं अगर हम C4H6 को एज अ मेन जो है चेन माने। तो इसके मौजूद हैं अगर हम C4H6 को एज अ मेन जो है चेन माने, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सबसे पहले 4 कार्बन्स जो है सिंगल बॉन्ड के साथ शो करेंगे, और 6 हाइड्रोजन जब आप पूरे करेंगे तो एक कार्बन के साथ आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यानी 4 कार्बन है इसमें, 3, 4, 5 और 6 ये हाइड्रोजन के साथ ये शो कर रहा है कि एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड मस्ट है, तो ये बन जाता है 1 ब्यूटाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ट्रिपल बॉन्ड की आप पोजीशन चेंज कर दें, आप कार्बन नंबर 1 की बजाय कार्बन नंबर 2 पर इसे लगा दें, तो ये बनेगा 2 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन यानी अल्काइन हमारे पास पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन हमें दे रहा है। अब वो उसमें 2 स्टेप्स करने को कह रहा है कि पहला वो कहता है कि जब आप इसे एक्सेस हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं तो आपको नया कंपाउंड C4H10 मिलेगा। तो देखते हैं कि ये दोनों जो हमारे मुतल्लिका पॉसिबल जो कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ किस तरह से काम करेंगे। बोथ दिस कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट गिव द सेम कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। जब इन दोनों कंपाउंड्स को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर मुश्तमिल एक कंपाउंड देते हैं। लाइक अगर आप 1 ब्यूटाइन में हाइड्रोजन ऐड करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको ऐड करने पड़ रहे हैं,
इसी तरह आप अगर 2 ब्यूटाइन में यूज करें तो तब भी ये काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और हमें इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तभी जाकर हमारा C4H10 का जो है स्ट्रक्चर डेवलप हो सकेगा। वरना अगर आप एक मॉलिक्यूल डालेंगे तो आपके पास ये C4H10 का हदफ हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है, सिंपली अगर इसको आप गौर करें तो ये एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है जो वो हमसे डिमांड कर रहा है। आप उसमें निकल कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये एक सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बन जाएगा और अल्काइन की क्लास से ये अल्केन डेवलप होगी जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, जिसे आप कॉमनली क्या कहते हैं? ब्यूटेन। अगर आप इसमें काउंट कर लें कार्बन तो 4 कार्बन हैं और जो हाइड्रोजन है वो आपके पास 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल ये चेन है और ये अल्केन डेवलप होती है जब हम पहला काम करते हैं एक्सेस हाइड्रोजन का इस्तेमाल। दूसरी पॉसिबिलिटी उसने दी कि आप अगर अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से इसे ट्रीट करें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। लेट्स सी कि वो कैसे काम कर रहा है। बट ओनली इफ यू सी द 2 स्ट्रक्चर, जब आपने 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में हाइड्रोजनेशन की तो दोनों का रिजल्ट सेम था हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जब हम सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट्स दोनों कंपाउंड्स के सिमिलर नहीं आते। यानी 1 ब्यूटाइन को अगर देखें तो 1 ब्यूटाइन रिएक्ट कर रहा है अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमें दे रहा है, जबकि 2 ब्यूटाइन ये काम नहीं कर रहा। तो देखते हैं कि हमारा कंपाउंड कौन सा होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड आपके पास कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड CH। ये 1 ब्यूटाइन है, इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, क्योंकि ये एक टर्मिनल अल्काइन है और इस टर्मिनल अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है जो आपकी मेटल से रिप्लेस हो सकती है। तो इस दौरान आपके पास ये रिएक्शन करेगी तो व्हाइट पिपटीज बन जाएंगे, सिल्वर आपके पास ब्यूटालाइट के और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, साथ वाटर डेवलप होता है। तो ये रिएक्शन अपनी एसिडिक नेचर की वजह से दे रही है 1 ब्यूटाइन, जबकि 2 ब्यूटाइन में ऐसा कोई केस नहीं है। इसके पास ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और ये वंस अगेन अगर इस पर आप गौर करें तो ये एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके रिजल्ट नहीं देती। तो सिल्वर नाइट्रेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब आप कंडीशन लिखेंगे तो आप रिएक्शन में लिखेंगे नो रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट्स ने बता दिया कि जो गिवन हमारा कंपाउंड था वो 2 ब्यूटाइन नहीं था, 1 ब्यूटाइन था। तो इस तरह आपने ये सारे अगर प्रोसेस को देखे तो आपने इसमें 2 चीजें देखी। एक आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का सहारा लिया इस सवाल में और दूसरा आपने एसिडिक नेचर में जो अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन पड़ा था वही रिएक्शन आपने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट चीजों को लेकर चल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा एक्सरसाइज का। वाई आर सम हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड सैचुरेटेड एंड अदर्स अनसैचुरेटेड? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैम? कुछ हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, आप वो मेंशन करेंगे। और रिएक्शन किस तरह के दे सकते हैं जी? सैचुरेटेड में अल्केन्स आते हैं और अल्केन्स यूजुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस अपने नौयत के एतबार से एडिशन रिएक्शन देने के हामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट सी, मेंशन सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मीथेन, इथेन एंड इथाइन। आपने यूजेस बताने हैं इंडिविजुअली जो आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट नंबर बी, राइट अ नोट ऑन द एसिडिटी ऑफ इथाइन। आपने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस इन डिटेल पढ़ी थी तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है जी, एक एमसीक्यू रह गया था हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? तो इथीन है, इथाइन है, मीथेन है, प्रोपेन है, तो इथीन इज द राइट ऑप्शन हेयर। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस पेपर्स में से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस पेपर्स में से मेंशन किए हैं यहाँ पर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि चैप्टर में से सवाल किस नौयत का आ सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम कॉपी कैट ही क्वेश्चंस आए, लेकिन ये जो प्रीवियसली आ चुकी हैं तो उससे आपकी थोड़ी जो है हावना हो जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे आपने अंडरस्टैंड करने हैं। टॉपिक आपने फुली तैयार करना है और उसमें किसी भी तर्ज पर सवाल आ सकता है। तो ये आप देख लें लॉन्ग क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज इथाइन कन्वर्टेड इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स? अब वो कह रहे हैं कि आपने कन्वेयन दिखानी है, एसिटाल्डिहाइड बनाना है इथाइन से, क्लोरोप्रीन बनाना है सेकंड ऑप्शन, थर्ड है क्राइलोनाइट्राइल बनाना है, फोर्थ आपके पास मिथाइल नाइट्राइल बनाना है। ये सारे आपने किसी न किसी रिएक्शन में बनते हुए देखे हैं। तो हर दफा जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप लिखेंगे कन्वेयन ऑफ इथाइन इनटू एसिटाल्डिहाइड, तो फिर वो कन्वेयन करके दिखाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर कन्वेयन ऑफ इथाइन इनटू क्लोरोप्रीन, फिर उसका नीचे रिएक्शन मेंशन करेंगे। तो डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है कन्वेयन में, आपने इस तरह से ये चारों जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो 4 मार्क्स का एक पार्ट होता है और ए बी पार्ट बनकर 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है।
दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन है जी, राइट कोब्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन अलोंग विद इट्स मैकेनिज्म। आपने कोब्स मेथड डिटेल में पढ़ा हुआ है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, यहाँ इथाइन का मांगा गया है, तो आपने इथाइन के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग, जनरल रिएक्शन और कैथोड और एनोड पर होने वाले रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स मेंशन करने हैं मैकेनिज्म के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रेपरेशन ऑफ इथेन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। उसने कहा कि आपने इथेन बनानी है और कौन से मेथड्स उसने आपसे कहे हैं, जिन मेथड से उसने पूछा है उन्हीं से आपने इथेन बनानी है, वरना तो बहुत सारे मेथड्स आप पढ़ चुके हैं। एक तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से आपने ये काम करना है, दूसरा कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ये काम करना है, यानी डी कार्बोक्सिलेशन पर इसने सवाल मुकम्मल आपसे पूछ लिया है, तो 4 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहली उसने मांगी है कि 1 ब्यूटीन से 1 ब्यूटाइन बनाए और दूसरा एसिटाइलिन से क्लोरोप्रीन बनाए, तो आप इसमें से 2 मार्क्स का ये हो जाएगा, इसी तरह 2 मार्क्स का ये हो जाएगा, तो आपने सिर्फ कन्वर्जन करके और उसके रिएजेंट्स वगैरह कंडीशंस मस्ट लिखनी है, प्रोडक्ट्स के नाम जरूर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू, इसमें फिर वो कन्वर्जन पूछ रहा है इथाइल अल्कोहल में कैसे जाएंगे, इथाइलिन एपोक्साइड कैसे बनाएंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनाएंगे, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन कैसे बनाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स आपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस में पढ़े हुए हैं, तो वो आप देखें एक दफ़ा, उन पर गौर फिक्र करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो हमसे एक ही क्वेश्चन में डिमांड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने अल्केन में पढ़ा था, ये वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूरा आपने अच्छी तरह से तैयार करना है ईच एंड एवरी स्टेप। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, यानी वो पॉलीमराइजेशन जो आपने अल्काइन में पढ़ी है उस पर मुकम्मल पर आपसे नोट पूछ सकता है, यानी उसमें लीनियर साइक्लिक दोनों आप मेंशन करेंगे अलॉन्ग विद द रिएक्शंस। डिस्कस एनी 2 जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, कोई भी 2 मेथड्स आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझा रहा है कि किस तरह से आप 2 मेथड्स को फॉलो करेंगे बेस्ट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, स्ट्रगल होनी चाहिए, रिटन प्रैक्टिस होगी, तो ये आपको सक्सेस देगी। चैप्टर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 9 को स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।